ज़ीरोधा में हम आईपीओ को अप्लाई कैसे कर सकते हैं या आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे पेमेंट कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अलॉटमेंट मिला या नहीं कैसे चेक करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि आईपीओ को अप्लाई कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको लॉग इन करने के बाद ये जो बिड्स वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऊपर की तरफ आईपीओ वाला ये जो सेक्शन है ओपन कर लेना है क्लिक करके। उसके बाद आपको आना है ऑन गोइंग वाले सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद जितने भी आईपीओस ओपन होंगे उनका आपको डेटा मिल जाएगा। जिनके सामने अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है उनको आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप इधर और एक चीज देख सकते हो प्री अप्लाई का। तो ये अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, वो कब ओपन होता है वो आपको डेट नीचे देखने के लिए मिल जाती है। और कब तक ओपन रहता है वो भी आप इधर डेट देख सकते हो। और इसमें वही मिलेगा आपको। ये जो आईपीओ है ये 24 को ओपन हुआ था, आज क्लोज हो रहा है। तो आपको ओपन डेट और क्लोज डेट दोनों यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि आपको किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई करना हो तो उसमें भी दो मेन कैटेगरीज होती है। एक होता है अपना रेगुलर कैटेगरी और एक होती है एसएमई कैटेगरी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर आप अगर देखोगे कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी है 75 है और प्राइस रेंज कितनी है 189 से 199। अगर मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो एक लॉट के मुझे लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 14,925 रुपए। और वही अगर मैं किसी एसएमई आईपीओ पर क्लिक करूं और उसके ऊपर अगर अप्लाई करूं तो आप देख सकते हो मुझे लग रहे हैं 2,65,600 रुपए। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस इन दोनों में यही है। अगर आपको किसी भी रेगुलर आईपीओ में अप्लाई करना है तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास आपको अमाउंट लग सकती है एक लॉट खरीदने के लिए। वही अगर आपको एसएमई का कोई आईपीओ जो है उसमें अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा रुपए लग सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनमें जो लॉट साइज होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। अगर हम इन सारे जो एसएमई आईपीओ है उनके लॉट साइजेस अगर चेक करें तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में आपको जो है वो लॉट साइज देखने के लिए मिलेगी। जिससे क्या होता है कि उनका जो साइज होता है लॉट का वो बहुत ही बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 2 से 3 लाख रुपए की जो मिनिमम अमाउंट है एक लॉट को अप्लाई करने के लिए वो लग सकती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको उतना ज्यादा अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप उससे कम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और आईपीओ में यही रूल होता है कि अगर आपको कोई भी आईपीओ खरीदना है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ लॉट्स में खरीद सकते हो। बीच में ऐसे 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर ऐसा नहीं खरीद सकते। एक लॉट जितने भी क्वांटिटी का होगा उतना आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी भी रेगुलर आईपीओ में जो है वो इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हम इस वाले आईपीओ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये जो ऑप्शन है जो आपको यहां पर दिख रहा है ये किसी रेगुलर आईपीओ में आपको दिख भी सकता है, किसी में नहीं भी दिखेगा। क्योंकि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें दिखेगा, पर अगर मैं शांति गोल्ड वाले आईपीओ पर क्लिक करूं तो इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि अलग अलग इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो सबसे पहला आ जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दूसरा आता है एम्प्लॉय और तीसरा आता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर नहीं है पहले से तो आप ये वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो। और दूसरा कि अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी के साथ आप जा सकते हो आगे। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, यानी कि ये कंपनी के शेयर आपके पास पहले से पड़े थे डीमैट में, अभी खरीदना नहीं है, पहले से अगर डीमैट में है तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के कोटा के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। अब होगा क्या कि एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का इन्होंने एक कोटा रखा होता है जिसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेरे पास तो दोनों चीज नहीं थी इसलिए मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर वाले पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आने के बाद आप मिनिमम क्वांटिटी आप देख सकते हो एक लॉट में कितनी है और प्राइस बैंड देख सकते हो। जनरली आईपीओ में जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसमें एक प्राइस बैंड होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 85 से लेकर तो 90 रुपीज का। डेट्स आप इधर देख सकते हो, इंडिविजुअल टाइप, ये सारा इशू साइज कितना है, डिस्काउंट, लॉट साइज। कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो नीचे स्क्रॉल करके आप फाइनेंशियल्स वगैरह चेक कर सकते हो। नीचे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिलेगी, जो भी डेटा है वो रिटेल कैटेगरी का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसमें अभी तक उन्होंने रिजर्व कितना करके रखा है और अप्लाई कितना हो चुका है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन कितने टाइम्स हो चुका है वो आप देख सकते हो। पर ये जो डेटा है वो कब का है आप देख सकते हो। अभी आज मैं 28 को शूट कर रहा हूँ और ये जो डेटा है वो 5 बजे जुलाई 25 तारीख का है। तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी ट्रैक चीज करनी है तो वो आपको इधर मिल जाएगी। अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो वो
कहाँ पर देखना है वो आप इधर देख सकते हो कि जैसे कि ऑफर स्टार्ट कब हुई, ऑफर एंड हो गई है, अलॉटमेंट आपको मिला या नहीं, नहीं मिला तो आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर मिल जाता है तो आपके शेयर्स डीमैट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर वो जिस भी दिन लिस्ट होगा उसका लिस्टिंग का डेट इधर मिल जाएगा और मैंडेट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। वो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर ट्रैक करने के लिए मिल जाता है। फिर से हम अगर ऊपर जाएंगे तो आपको अप्लाई का बटन मिलता है। अप्लाई वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपकी जो भी यूपीआई आईडी है वो एंटर आपको कर लेनी है। तो जो भी यूपीआई आईडी आपको एंटर करनी है कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि जो भी यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर रहे हो वो आपका ही बैंक अकाउंट हो तो बहुत ही अच्छा होगा। आप थर्ड पार्टी से पेमेंट करना अवॉइड करिए। तो इसके ऊपर मैं अपना यूपीआई आईडी जो है वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ पर से आपको चाहिए तो आप वो जो @ के बाद जो भी आपका बैंक होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा जो भी था मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। आपको सारे बैंक के ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप अपने इससे भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कट ऑफ प्राइस का। उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप आई बटन डालकर पढ़ भी सकते हो अगर आपको इन डिटेल जानना है तो। शॉर्ट में मैं अगर बता दूं तो कट ऑफ प्राइस का यही मतलब होता है कि जिस भी प्राइस पर ये जो आईपीओ है वो अलॉट होने वाला है उस प्राइस पर आपको ये जो बिड है वो प्लेस करनी है। तो मोस्टली ये हाईएस्ट बैंड जो होता है उस पर ही प्लेस हो जाता है। इसीलिए अगर आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो कट ऑफ प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्वांटिटी आप देख सकते हो, एक लॉट की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक इधर आ जाती है। अगर आपको 2 लॉट खरीदने हैं फिर आपको ये जो क्वांटिटी है उसको दुगना करना पड़ेगा। अगर 3 खरीदने हैं तो 166 × 3 जो भी आएगा वो क्वांटिटी आपको इधर एंटर करनी पड़ेगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे 2 लॉट खरीदने हैं तो मैं इधर 332 लगा देता हूँ तो ये 2 लॉट पर आ जाएगा। आप बीच की कोई भी रैंडम अमाउंट नहीं लगा सकते, ध्यान रखिए। और जितना भी प्राइस आपको देना पड़ेगा वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि टोटल आपको कितना पैसा लगने वाला है। आप अलग अलग बिड्स लगा सकते हो। जैसे मैंने एक बिड कट ऑफ प्राइस पर लगाई है, अगर मैं ऐड करूं 1 लॉट 2 लॉट और उसके बाद में इधर वाला जो ऑप्शन है वो कट ऑफ प्राइस पर नहीं लगाना चाहता, अगर मैं 85 रुपीज पर लगाना चाहता हूं तो ये अलग अलग बिड्स भी आप प्लेस कर सकते हो। बिड का मतलब आप जो बोली लगा रहे हो उसकी प्राइस आप कितनी लगा रहे हो वो इधर आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो भी कट ऑफ प्राइस हो जिस पर भी आईपीओ अलॉट होने वाला है वही प्राइस पर आपको चाहिए तो फिर वो आप इधर कट ऑफ प्राइस ऐसे टिक करके चूज भी कर सकते हो। अमाउंट पेएबल आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अभी कुछ नहीं करना, ये जो सबमिट है इस पर राइट स्वाइप कर देना है। एप्लीकेशन आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जनरली जो पेमेंट करने का जो नोटिफिकेशन है वो आया तो तुरंत भी आ सकता है या उसको टाइम भी लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर आप पेमेंट कर लीजिए अपने यूपीआई एप्लीकेशन में से, और वहां पर जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो आपको इधर जो है वो अपडेट मिल जाएगा कि पेमेंट डन। फिर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको अपडेट यहाँ पर आईपीओ स्टेटस में मिल जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। मोस्टली जैसे कि आज 5 बजे ये जो आईपीओ की बिडिंग है वो क्लोज हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी दिन लास्ट डेट होती है उसके 5 बजने से पहले पहले आपकी पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन केस अगर वो नहीं होती है तो फिर आपका ये जो आईपीओ का एप्लीकेशन है वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। और जब भी आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट आपकी डिडक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ ब्लॉक्ड होती है। हाँ, आपको मेन बैलेंस में वो पैसा नहीं दिखाएगा, मेन बैलेंस से तो वो सब्ट्रैक्ट या कम हो जाएगा, पर वो डिडक्ट नहीं होता है आपके बैंक अकाउंट से। तो इन केस अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो पैसे कट जाते हैं तो वो कटते नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहते हैं, बस वो ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो उस केस में वो डिडक्ट होते हैं, यानी कि भेज दिए जाते हैं उस कंपनी को आपके शेयर्स खरीदने के लिए। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो फिर से वो पैसे जो है वो अनब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। किस डेट को अनब्लॉक होंगे वो भी नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही वो अनब्लॉक हो जाएंगे फिर आप उसे यूज कर सकते हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे हम आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पर एक वीडियो चाहिए जिसकी मदद से आपका जो आईपीओ अप्लाई करने के बाद जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सके, तो आपको वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेक श्योर टू चेक इट। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।